2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद से नहीं हो पा रही हमारी पढ़ाई। डर भी लगता है और ऊपर से पानी भी टपकता है। तस्वीरों में दिख रहे इस बदहाल स्कूल को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये प्रदेश के किसी ऐसे इलाके में स्थित होगा जो सरकार बहादुर की आंखों से बहुत दूर हो। इतनी दूर कि इस स्कूल की सिसकियां सत्ता के कानों तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएं। लेकिन अगर हम कहें कि स्कूल प्रदेश के किसी दुर्गम इलाके में नहीं बल्कि उस देहरादून के बीचों बीच है जहां पूरा सियासी तंत्र रहता है, जो देहरादून न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी एजुकेशन हब के रूप में विख्यात है, तो क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि राज्य की विधानसभा से इस स्कूल की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है, मुख्यमंत्री आवास से मात्र 4.5 किलोमीटर है, शिक्षा मंत्री के आवास से मात्र 3 किलोमीटर है, प्रदेश के शिक्षा निदेशालय से मात्र 4 किलोमीटर है और राज्य सचिवालय से मात्र आधा किलोमीटर है, तो क्या तब भी आप यकीन करेंगे? मगर यही सच है। ये बदहाल स्कूल इसी देहरादून में है। परेड ग्राउंड से करीब 50 मीटर दूर और सचिवालय से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल की अगर ये हालत है तो राज्य के दुर्गम इलाकों के स्कूलों का क्या हाल होगा? दरअसल ये एक नहीं बल्कि 2 स्कूल हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय और राजकीय जूनियर हाई स्कूल। ये बदहाल स्कूल प्रदेश की जर्जर हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का जीता जागता प्रमाण है। देहरादून शहर के बीचों बीच परेड ग्राउंड के पास स्थित स्कूल उस सड़क के पास है जहां हमेशा नेताओं अधिकारियों की आवाजाही रहती है, लेकिन मजाल कि किसी भी जिम्मेदार शख्स की निगाहें इस तरफ गई हों। ऐसा इसलिए क्योंकि इन स्कूलों में रसूखदारों के नहीं बल्कि गरीब गुरबों के बच्चे पढ़ने आते हैं। देहरादून के कई वीआईपी मार्गों में से एक है परेड ग्राउंड और सचिवालय जाने वाला मार्ग। परेड ग्राउंड से करीब 50 मीटर की दूरी पर और सचिवालय से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित है राजकीय प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल, जो कि किसी भी पल किसी भी बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं, जो कि किसी भी पल किसी भी बच्चे की जान ले सकते हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस स्कूल के जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा जर्जर हो चुके हैं कि ये खुद अपनी जो ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल है खुद अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। यानी जिस सरकारी स्कूल पर बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है वो खुद ही अपने भविष्य को लेकर आखिरी सांसें गिन रहा है। और एक मज़े की बात आप ये भी देखिए कि पीछे ये बोर्ड आप देख रहे हैं, 1 साल नई मिसाल, दिव्यांग बच्चों के लिए खुलेगा विशेष स्कूल, दिव्यांग बच्चों को घरों में पढ़ाने के लिए 285 विशेष शिक्षक। ये जो राज्य सरकार है, 1 साल नई मिसाल के बारे में ये पोस्टर छापा गया है और इसमें नए विशेष स्कूल खोलने की बात की जा रही है, लेकिन इसी पोस्टर के सामने जो ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय है और जूनियर हाई स्कूल है, एक बार अगर इस पर भी नज़र डाल लेते तो शायद ये पोस्टर लगाने की नौबत ना आती। यानी जो स्कूल पहले से ही है उसे सरकार ठीक करने की जहमत तक नहीं उठा रही है और बड़े बड़े वादे अपने मैनिफेस्टो में जब चुनाव होते हैं तब और उसके बाद 1 साल नई मिसाल बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम मनाया गया और उसके नाम पर एक किताब भी छापी गई। तो आगे आप देखिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे 21वीं सदी के इस स्कूल को देखकर। देहरादून की सबसे ज्यादा वीआईपी सड़कों में से एक है परेड ग्राउंड और सचिवालय जाने वाली ये सड़क। दिन भर इस सड़क पर तमाम सरकारी महकमों के अफसर आते जाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का महानगर कार्यालय बगल में होने के चलते सत्ताधारी नेताओं का भी इस इलाके में आना जाना लगा रहता है। उत्तरांचल प्रेस क्लब की दूरी भी इस स्कूल से चंद कदम भर है। उसके बाद भी इन अभागे स्कूलों के दिन आज तक नहीं बहुरे। अंग्रेजों के जमाने में बने ये स्कूल आज जिस बदहाली में है उसे देखकर शायद ही कोई माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहेंगे। यही वजह है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बेहद गरीब परिवारों के हैं, इतने गरीब कि उनके आने जाने का किराया भी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं अपने वेतन से देती हैं। स्कूल की दीवारें जर्जर हो चुकी है, टिन की छत टूटी हुई है, दीवारों से प्लास्टर उखड़ चुका है। बरसात के समय में छत से पानी सीधे क्लासरूम में गिरता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि उन्हें यहाँ पढ़ने में डर लगता है कि कहीं किसी दिन उनके ऊपर छत न गिर जाए।
डर भी लगता है और ऊपर से पानी भी टपकता है, तो यहाँ पर बाल्टी लगा देते हैं। हमको तो डर लगता है, बरसात में चूते भी रहते हैं। छात्रों का ये भी कहना है कि पिछले साल अक्टूबर से गणित और विज्ञान की टीचर नहीं है। यहाँ पे मैथ्स और साइंस की टीचर तो अक्टूबर से नहीं है। 6th क्लास में हमने पढ़ा था, वो भी थोड़ा बहुत, उसके बाद से नहीं हो पा रही हमारी पढ़ाई साइंस और मैथ्स की। हमारी मैम जो पढ़ाती थी साइंस और मैथ्स, उस मैम का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया। हमारी मैम भी बताती कि 1 हफ्ते बाद आएगी, पर मैम अभी आ नहीं रही है। हमारी पढ़ाई छूट रही है अभी साइंस और मैथ्स की। आप कोशिश करते हैं मैथ्स और साइंस की टीचर लाने में। हमें हिंदी वाली मैम पढ़ाती थी और फिर उसके बाद नहीं पढ़ाती है, फिर हिंदी पढ़ाती है और इंग्लिश वाली मैम इंग्लिश पढ़ाती है। स्कूल की बदहाली पर शिक्षकों और अधिकारियों का क्या कहना है, आप खुद सुन लीजिए। हम यहाँ पे 2016 में आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर एक ही टीचर की व्यवस्था थी, तो यहाँ पे प्रिंसिपल का पद खाली रखा हुआ था। तो फिर यहाँ पर मेरा प्रमोशन तो मेरा 2007 में हो गया था, पर यहाँ पर मैं 2016 से परमानेंट हूँ। बच्चों को जो बच्चे दूसरी पास करके दूसरी क्लास में जा रहे हैं, तो उनसे हमने किताबें मंगा ली हैं, और कुछ हमारी पिछले साल की थोड़ी बहुत किताबें बची, वो बच्चों को हमने बांट दी हैं। तो फिलहाल तो अब उसी से काम चल रहा है ना। अभी सरकार के द्वारा कोई किताबें नहीं आई, पिछले साल आई थी, वो हमने बच्चों को बांट दी। कुछ साल पहले ऐसा होता था कि SSC का, हमारा जो SSC का खाता है, उसमें पूरा मतलब जितने बच्चे हम संख्या देते थे बच्चों की कि हमारे बच्चे स्कूल में इतने बच्चे हैं, तो वो उसके मुताबिक पैसा आता था। और अब सरकार ने ये कर दिया कि बच्चों के अकाउंट खुला रखे हैं बैंक में, तो प्रत्येक बच्चे के 600 रुपये बैंक में बच्चों के खाते में जा रहे हैं। इसलिए बच्चे ड्रेस बना नहीं पाते, माँ बाप पैसे निकालते हैं, दाल चावल भर लेते हैं, बच्चे कैसे अब बोल ही सकते हैं हम लोग। हम अगर बच्चों को किराया दे रहे तो वो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह का बच्चा हमारे यहाँ आ रहा है कि जो उनको खाने तक के तो लाले पड़ रहे हैं। माँ बाप मजदूरी करते हैं, वो चल जाते हैं बेचारे, अपना कैसे भी तैयार होकर खुद ही आते हैं वो, तो क्या करें, किराया तो उनको देना ही पड़ता है। हमारे से प्रस्ताव मांगा गया था कि हमने इसकी सूचना आगे अधिकारी को दी थी। उन्होंने बोला था कि आप इसका प्रस्ताव बना के दे दो, इसका जब पैसा आएगा तो हम इसको यहाँ पर काम लगेगा यहाँ पे। तो अभी तो कोई हमने एक बार देते, दोबारा उन्होंने मांग रखा है जिन विद्यालयों की व्यवस्था कैसी है, तो अभी दोबारा देंगे उसका प्रस्ताव, स्कूल की फ़ोटो खींच के जो जहाँ टूट फूट है वो सब उनको फ़ोटो खींच के देंगे अधिकारी को। तो खैर नहीं आई, पर हाँ नगर शिक्षा अधिकारी बाकी और भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, देखते हैं। तब प्रस्ताव तो हमने भेज दिया, अब अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। नहीं, तो स्थिति तो खैर पीछे के कमरों की काफ़ी ख़राब है, लेकिन हम उसके फोटोग्राफ्स वगैरह कई बार दे चुके हैं। अधिकारी ने भी मांगे हैं हमसे, लेकिन हो सकता है कुछ बात हो, उसमें कोई प्रस्ताव बन रहे हैं, होगा। आश्वासन तो यही मिला है कि जल्दी काम होगा उसमें। उम्मीद तो हमें भी यही है कि हो जाएगा। रेड गाँव में जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और उसमें हमारा एक जूनियर स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल हमारा चल रहा है। हम एक कोशिश करेंगे अभी बहुत जल्दी कि वो उसमें जो रिपेयरिंग से वो बिल्डिंग ठीक हो जाए, तो अपने डायरेक्टर से धनराशि से उसके लिए मंगाते हैं और फिर उसको हम ठीक कर देंगे। जहाँ तक टीचर का सवाल है, टीचर की व्यवस्था हम तुरंत, हम एक साइंस टीचर उसका ट्रांसफ़र हो गया था, तो तुरंत हम एक साइंस टीचर की व्यवस्था वहाँ पर अवेलेबल कर देंगे। टीचर का एक समायोजन करना पड़ता है, इधर से उधर समायोजन करना पड़ता है, और टीचर हमारे पास एक लिमिटेड संख्या में होते हैं, उनका प्रमोशन करना पड़ता है, और तब जाके उनकी आपूर्ति हो पाती है। तत्काल हम उसकी व्यवस्था करने वाले हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान है, उसमें हम व्यवस्था करते हैं, राज्य सेक्टर है उसमें हम व्यवस्था करते हैं, और हमारा समग्र शिक्षा अभियान है उसमें हम व्यवस्था करते हैं। स्कूल को बेहतर करने का आश्वासन सुनने में तो अच्छा लगता है, मगर जब तक धरातल पर काम नहीं होता तब तक कौन यकीन करेगा। सरकारी आश्वासन के बावजूद अभी तो एक ही सवाल मन में आ रहा है कि देहरादून में परेड ग्राउंड से करीब 50 मीटर और सचिवालय से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल की अगर ये हालत है, तो राज्य के दुर्गम इलाकों के स्कूलों का क्या हाल होगा। जो किताबें छपती हैं सरकार की तरफ से, जिनमें बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, अगर उनका 50% भाग भी अगर इन स्कूल पर लगा दिया जाता तो शायद ये नौबत ना आती, इस स्कूल के हालात इतने जर्जर ना होते और इन बच्चों को ऐसे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ना ना पड़ता।